प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग 11 टेस्ट देख चुके, आज 12वां टेस्ट होगा। एक टेस्ट आए हुए क्वेश्चन का होता है और डिस्कशन से बहुत सारे क्वेश्चन निकलता है जो आगे की परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। इसलिए पूरा टेस्ट देखें, डिस्कशन पूरा देखें और इसका प्रैक्टिस करें, तभी आगे अच्छा कर पाएंगे। अच्छा करने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा। और अब हम चलते हैं सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो ये आंसर हो जाएगा ए, यानी हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन अधातु है, इसको धातु के साथ भी रखा गया, मैंने फर्स्ट ए ग्रुप के साथ रखा गया था और 7 ग्रुप के साथ भी हम लोग हाइड्रोजन को रखे थे, चूँकि उसका कुछ गुण हैलोजन से और कुछ गुण क्षारीय धातु से मिलता था, इसलिए इसका कोई निश्चित स्थान इन्होंने नहीं दिया। और यही कारण है कि हम हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। आवारा तत्व मैंने कि इसका कोई निश्चित स्थान नहीं। तो कहीं पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवारा तत्व कहलाता है, तो हाइड्रोजन हो गया। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान दिया गया और ये फर्स्ट ग्रुप के साथ हम लोग हाइड्रोजन को रखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे थे। और अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग लिखते हैं mgh, पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh। मास दिया है 40 kg और g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अगर नहीं देता तो 9.8 लेते। और ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 40 बचे 200 और एक जो 2000 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2000 जूल, यानी बी। तो दूसरा का आंसर बी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। ऑक्सीकृत माने क्या, जलना या क्षय होना। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी मिश्र धातु। मिश्र धातु कई धातु को मिला करके बनाया जाता है मिश्र धातु, और मिश्र धातु जल्दी क्षय नहीं करता है, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो 3 का हो गया ए। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का देखें। क्वेश्चन 4 में है कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं या ऑल्फैक्टरी सूचक, यानी ए। ऑल्फैक्टरी सूचक का मतलब कि गंध के द्वारा हम अम्ल क्षार की पहचान करेंगे। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्शन माने होता है गंध। गंध के द्वारा हम पता लगाते हैं पदार्थ की प्रकृति को। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आता है वैनिला, ऑनियन माने प्याज, ऑनियन, क्लोव माने लौंग। ये है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कहीं पूछ देगा नाम कि निम्नलिखित में कौन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, तो वैनिला, ऑनियन, क्लोव, ये सब वनस्पति हैं। अब अगला चॉइस में था सिंथेटिक सूचक। तो सिंथेटिक में आता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। ये सिंथेटिक इंडिकेटर, ये भी अम्ल क्षार का पहचान कराता है। प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस पत्र जो लाइकेन से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से सभी चॉइस को हम लोग देखें
तो देखते हुए हम आंसर लगाएंगे ए। 4 का हो गया ए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सरल अस्थाई ऊतक नहीं है। तो देखिए जाइलम जटिल अस्थाई ऊतक में आता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों। तो आंसर हो जाएगा बी। कोलेनकाइमा क्या है, तो सरल अस्थाई ऊतक है। विभाजोतक अलग टाइप का ऊतक होता है, पौधा में ही होता है। तो इस तरह से हम आंसर इसका चुनेंगे बी यानी जाइलम। 5 का हो गया जाइलम यानी बी। और 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक वस्तु अपनी स्थित अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो इसका त्वरण क्या होगा। यानी कि u दिया है 0 विरामावस्था या स्थिर अवस्था में क्या कि u बराबर 0 दिया हुआ है। 2 सेकेंड यानी टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, और वेग प्राप्त कितना कर लेता है ना कि अंतिम वेग हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालना है ए। और सूत्र आप जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। तो v दिया हुआ है 5 बराबर u है 0 और प्लस ए टी। ए निकालना है और t दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो 2a हो जाएगा। या a बराबर 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो गया, 6 का सी। अब क्वेश्चन देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक 10 केजी के वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन अच्छा पूछता है, मैंने कि कार्य समय ऊर्जा से पूछता है क्वेश्चन। तो गतिज ऊर्जा पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया ½ mv²। तो हाफ, अब मास कितना दिया है 10 केजी और वेग दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 125 काइनेटिक एनर्जी का मात्रा क्या हो गया, जूल हो गया। तो 125 जूल यानी डी। 7 का हो गया डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, गलत को चुनना है। तो एक एक करके चॉइस देखेंगे। पहला है कि विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, सही है। पदार्थ के कण गति में रहेगा तभी विसरण होगा। विसरण में क्या, फैलाव। दूसरा है कि गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक है, तो गैस में विसरण ज़्यादा, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस होता है, सही है। सी में है कि गैसों के विसरण का दर उनके आयतन पर निर्भर करता है, तो गैस के विसरण का दर उसके भार पर डिपेंड करता है, आयतन पर नहीं, तो ये हो गया गलत। और डी में है कि विसरण के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, माने अधिक से कम की ओर अणु का प्रवाह होता है, भी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, 8 का सी। क्वेश्चन 8 भी देख चुके। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्वेश्चन क्या है। 9 में है कि मुक्त रूप से गिरना केवल खाली जगह में संभव है, तो आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में। देखिए अगर वायु में किसी वस्तु को गिराते हैं तो वायु का क्या होगा, वहाँ प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध बल लगाएगा। पानी में कोई वस्तु को गिराते हैं तो पानी एक उत्प्लावन बल लगाएगा। इसलिए मुक्त रूप से कहाँ संभव होगा कोई पदार्थ का गिरना, तो निर्वात में, जहाँ कोई पदार्थ नहीं है, अवरोध जहाँ नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 9 का डी। और अब 10 नंबर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10। दस में है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है। शक्ति क्या है, तो कार्य करने की दर को हम लोग कहते हैं शक्ति। माने शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ये हुआ शक्ति। तो शक्ति का कहीं मात्रक पूछेगा तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य के लिए होता है जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग लिखते हैं वाट। शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट या जूल पर सेकेंड। एक मात्रक हॉर्स पावर भी है, शक्ति का मात्रक हॉर्स पावर भी, जिसको HP लिखते हैं शॉर्ट में, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर गया 746 वाट। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है शक्ति क्या है, तो एक अदिश राशि है। तो ये 10 नंबर का आंसर हो जाएगा कौन सा, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर, एक ही चीज़ है, तो यानी हो गया B। 10 का B हो गया। अब 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। डी यानी क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है। तो जरूरी क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ का होना आवश्यक है। बनेगा क्या, तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है इसमें, बल्कि ऑक्सीजन फ्री होगा, मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर 11 में कौन सा हो जाएगा, डी। और क्वेश्चन अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। बारह में है कि किसी भी स्थान पर रुके बिना सुनील 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। रुक कर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दूरी पूरी करता है। वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, कितना रुक रहा है वो पूछ रहा है। तो पहले हम लोग देखें कि सुनील का चलने का दर क्या है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और 60 किलोमीटर रुक कर चल रहा है। तो 80 घटाओ 60 आप बटे 60 हो जाएगा। तो 80 में 60 गया 20 और बटे 60 1/4 घंटा। अगर मिनट में इसको बदलेंगे तो 1/4 गुना हो गया 60, 15 चौके 60 यानी 15 मिनट। आंसर हो जाएगा 15 मिनट। घंटा में रहेगा तो 1/4 घंटा, और उसको मिनट बदलेंगे तो हो जाएगा 15 मिनट, यानी आंसर डी। 12 का डी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में है कि टंगस्टन का गलनांक है। तो टंगस्टन का गलनांक लगभग 3400 डिग्री सी है। तो 3380 चॉइस में दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं, लगभग में रहता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 13 का ए। टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सी और इसी में लगभग में 1380 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। और 14 नंबर का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग युग्मक कोशिकाएं संयोजित होती है तब क्या बनता है,
तो आंसर हो जाएगा ए यानी युग्मनज। युग्मनज इसको लिखते हैं इंग्लिश में जाइगोट। गैमिट का माने क्या कि मेल गैमिट को कहा जाता है स्पर्म, मेल गैमिट को कहेंगे स्पर्म, और फीमेल गैमिट को कहते हैं ओवम। तो स्पर्म ओवम जब मिलता है तो बनता है जाइगोट। तो स्पर्म हो गया मेल गैमिट और ओवम हो गया फीमेल गैमिट। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिलता है तो इस क्रिया का नाम निषेचन है, यानी फर्टिलाइजेशन। और निषेचन के दौरान क्या बनता है? जाइगोट बनता है, इसको हिंदी में कहते हैं युग्मनज। यही जाइगोट आगे डेवलप करेगा तो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो विकास करके फिर चाइल्ड बनेगा। तो इस तरह से इसका आंसर आप देख रहे हैं ए। 14 का ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकालती है। ये क्वेश्चन बहुत उपयोगी है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन देता है, तो अंदर से देता है, समीकरण वाला भी देता है, इसलिए इस पर भी ध्यान देंगे हम लोग। और ये क्वेश्चन नहीं छोड़ देना है क्योंकि भारी है, भारी वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में अच्छा मार्क्स मिलता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। क्या क्वेश्चन पूछा है कि जब धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकालती है। मान ली धातु सोडियम जल से भी क्रिया करेगा तो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड Na2O। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O, और प्लस हाइड्रोजन ये मुक्त करता है, हाइड्रोजन निकालता है। तो धातु जल से भी क्रिया कर कौन गैस देगा? हाइड्रोजन। इसको देख लीजिए Na2 है, यहाँ Na तो बैलेंस कर देंगे, 2 कर देंगे, 2Na हो गया। हाइड्रोजन 2 तो यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 तो ऑक्सीजन 1, ये बैलेंस है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, अर्थात इसका आंसर होगा बी। 15 का बी हुआ। 15 तक क्लियर। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो बल गुणे विस्थापन, विस्थापन एक तरह का दूरी है, तो बल और विस्थापन का गुणनफल होगा कार्य यानी सी। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य के लिए हम लोग W भी लिखते हैं, तो W बराबर Fs cos थीटा, जहाँ थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच की दूरी। कार्य अदिश राशि है, सही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्य अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक जूल। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और 16 का अभी हम सी देख रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 में उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है। तो कोई धातु नमी से या एसिड से प्रभावित होता है तो कहलाता है संक्षारण, में धातु का क्षय हो जाता है, तो इसको कहेंगे संक्षारण, यानी 17 का डी। 17 डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे कि निम्नलिखित धातुओं में कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। माने कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव है, तो पारा। आंसर हो जाएगा बी ना, द्रव धातु। द्रव धातु हो गया पारा, इसको Hg लिखते हैं। द्रव अधातु, कमरे के ताप पर दिखा रहे हैं, द्रव अधातु तो ब्रोमीन, Br। ये हो गया किसका? 18 का हो गया बी। द्रव धातु पारा, द्रव अधातु ब्रोमीन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
19 का 19 में है कि ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल तक लागू होता था। अनुसार पहले लिख लें, एक कैल्शियम। देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम परमाणु भार पर ये आधारित था और इसमें कहा गया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो 8वां जो तत्व होगा उसका गुण पहला तत्व से मिलता है। ये हुआ न्यूलैंड का अष्टक नियम। और न्यूलैंड का अष्टक नियम में उस समय 20 तत्व की जानकारी थी, यानी कि कैल्शियम तक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम, जिसका परमाणु संख्या है 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 10 के पावर 23 परमाणु, यानी आंसर हो जाएगा इसका ए। देखिए किसी पदार्थ में एक मोल होता है 6.022 10 के पावर 23 अणु या परमाणु। एक मोल अगर कोई पदार्थ का लेते हैं तो इसमें आता है 6.022 10 के पावर 23 अणु या परमाणु। तो कोई अगर हम तत्व लेते हैं तो वहाँ हम परमाणु का यूज करेंगे, अणु का नहीं। आप कोई यौगिक अगर लेते हैं कंपाउंड तो उसके लिए अणु लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक मोल जल, तो वहाँ हमको दिखाना होगा 6.022 10 के पावर 23 अणु जल। अब दिखाना है एक मोल सोडियम, तो 6.022 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु लिखेंगे, वहाँ अणु नहीं देंगे। तो तत्व के लिए परमाणु और यौगिक यानी कंपाउंड के लिए अणु का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम 20 का देख रहे थे और अब देखेंगे क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में है कि द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड होता है। तो निकालना क्या है? संवेग यानी मोमेंटम। तो पहले जान लें कि मोमेंटम बराबर क्या होता है। संवेग को कहते हैं मोमेंटम। संवेग बराबर होता है एम भी, मैंने द्रव्यमान अगुना वेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। द्रव्यमान दिया हुआ है 400 किलोग्राम, अब वेग दिया है 0.25 मीटर पर सेकेंड। अभी गुना कर देंगे तो 25 चौका 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ए। 21 का ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22, 21 तक देख चुके और क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 22 में है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित होने वाली छवि यानी प्रतिबिंब क्या होगा? तो जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा यानी डी। देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कि जब कोई वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा। और जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा। ये 4 कंडीशन है माने मेन जहाँ से क्वेश्चन निकलता है। और अगर उत्तल दर्पण देखें तो उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन कि जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर। काल्पनिक सीधा, काल्पनिक को आभासी कहते हैं, काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत छोटा। और जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक
सीधा वस्तु से छोटा है, अर्थात और उत्तल दर्पण में, उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा होगा। तो ये कंडीशन हम देख रहे थे 22 का, तो 22 का हो गया डी। और क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, 23 में है कि यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं? तो इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका हो गया सी, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, यानी 23 का सी। यांत्रिक ऊर्जा जान गए कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों को मिला के कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा। और क्वेश्चन नंबर 24 में है कि विषम की पहचान करें। मैंने विषम छांटना है, तो फूल, खरपतवार, पत्ते, तना। देखिए एक पौधे में तना, पत्ती, फूल होगा, इसमें खरपतवार हट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा बी। खरपतवार जो फसल पौधे के साथ अवांछित घास उगाते हैं उसका नाम है खरपतवार। तो 24 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे थे। और अब लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन में देखें। 25 में है कि कार्बन का कौन सा अप्रूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, यानी ए। इसमें कार्बन की संख्या इसमें 60 रहता है, 60 परमाणु मिल करके एक गेंद जैसा आकृति बनाता है, जिसका नाम है जियोडेसिक ग्लोब। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, 25 का ए। तो इस तरह से भी हम लोग 25 क्वेश्चन का डिस्कशन देखे। ये आए हुए क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए इस पर विशेष हम लोग ध्यान देंगे। और इससे जो नया क्वेश्चन निकलता है इस पर ध्यान देना जरूरी है, कारण कि डिस्कशन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी सेट को ढंग से रिवीजन करते रहेंगे। आज 12 टेस्ट हो चुका, एक टेस्ट से लेकर के 12 तक एकदम सीरियल से उसको अब देखते जाएंगे। और चैप्टर देखना तो खैर मस्ट है। चैप्टर में हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में करंट है, गुरुत्वाकर्षण, ये बायोलॉजी में सेल, टिश्यू, बहुत उपयोगी चैप्टर है। केमिस्ट्री में एसिड बेस साल्ट पढ़े थे, तो इसको भी अपना देखते जाना है। फिर आगे हम फिर नया चैप्टर देंगे। और अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 दे रहे हैं। शनिवार रविवार को तो टेस्ट चल गया प्रीवियस ईयर का, और उसके बाद 20 क्वेश्चन जो दे रहे हैं ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुन करके, वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदा करेगा। इसलिए सभी वीडियो को देखते रहें और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहें। तब फिर हम आगे मिलेंगे। धन्यवाद।